बकिंघम पाई थ्योरम क्या थी हमारे पास। वह बेसिकली इसका यूज क्या है बकिंघम पाई थ्योरम का, कि अगर हमारे पास कोई भी प्रोसेस है जिसमें हमने जैसे हमने लिफ्ट एंड ड्रैग में किया था कि एक कोई स्फेरिकल बॉल है जिसको हमने फ्लूइड फ्लो में रखा, तो उसके ऊपर जो फोर्सेज एक्ट कर रही हैं उस वो कौन कौन से पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करती हैं, उनके बीच में जो रिलेशन हम ड्राइव कर सकते हैं। तो उनके बीच जो रिलेशन ड्राइव हमें करना है वो हम बकिंघम पाई थ्योरम की हेल्प से ड्राइव कर सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जिनको मैथमेटिकली सॉल्व करना काफ़ी मुश्किल होता है, तो उनको हम विद द हेल्प ऑफ दिस डायमेंशनल एनालिसिस हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। सो इसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास n नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, कि कोई हमारी प्रोसेस है वो n नंबर ऑफ वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रही है, इज ए डायमेंशनली होमोजीनियस। डायमेंशनली होमोजीनियस कौन सी होगी, जिसमें डायमेंशंस ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन विल बी इक्वल टू द डायमेंशंस ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। ठीक है। तो हमने देखा था डायमेंशनल होमोजिनिटी का प्रिंसिपल कि डायमेंशंस जो हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन होगा दैट विल बी इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला टू द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन। ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई n वेरिएबल्स हैं किसी प्रोसेस में, ठीक है, तो उस और वो डायमेंशनली होमोजीनियस इक्वेशन है इफ दीज वेरिएबल्स कंटेन m फंडामेंटल डायमेंशंस। उनमें जो फंडामेंटल डायमेंशंस है वो m है। फंडामेंटल डायमेंशंस कौन कौन सी बताई थी, एम एल टी थीटा, मतलब मास लेंथ टेम्परेचर हो सकता है, ठीक है, टाइम हो सकता है। तो अगर आपके पास इनको बोलते हैं फंडामेंटल डायमेंशंस, तो उनमें अगर m फंडामेंटल डायमेंशंस है देन the variables are arranged into n minus m dimensionless terms. These dimensionless terms are called pi term. तो ऐसे ही आपको सिंपली बकिंघम पाई थ्योरम की डेफिनेशन पूछ ली जाती है, तो आपको यही दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बकिंघम पाई थ्योरम, कि अगर हमारे पास कोई n वेरिएबल है और इक्वेशन जो डायमेंशनली होमोजीनियस है, हमारे पास m नंबर ऑफ फंडामेंटल डायमेंशंस है, तो हम उसको अरेंज कर सकते हैं वेरिएबल्स को इनटू n माइनस m डायमेंशनलेस टर्म्स। these dimensionless terms are called pi terms। ठीक है। तो आपको ये स्टेटमेंट याद रखनी, ठीक है। ये होगी बकिंघम पाई थ्योरम। मैथमेटिकली इफ एनी वेरिएबल x1, कोई हमारा वेरिएबल x1 है, ठीक है, वो डिपेंड कर रहा है x2 x3 x4 xn, कितने भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो सकते हैं उन पे डिपेंड कर रहा है हमारा x1। द फंक्शनल रिलेशन में भी रिटर्न है, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि x1 जो हमारा है दिस इज फंक्शन ऑफ x2 x3 x4 xn इक्वल टू a। ठीक है। अब इस इक्वेशन को, बिकॉज दिस इज होमोजीनियस इक्वेशन, लेफ्ट हैंड साइड जो का जो फंडामेंटल जो इसका फॉर्मूला होगा डायमेंशनल फॉर्मूला लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम अगर इसको इस साइड ले आएंगे तो हम इसको कह सकते हैं कि फंक्शन x1 x2 x3 x4 xn विल बी इक्वल टू 0। तो दिस इज इक्वेशन बी। तो हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन में जितने भी हमारे x1 x2 x3 xn है, ये सारों का जो फंक्शन है दैट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है। दिस इज बिकॉज दिस इज अ डायमेंशनली होमोजीनियस इक्वेशन एंड कंटेन्स n वेरिएबल्स। ठीक है। तो आपको ये दो इक्वेशन याद रखनी है। एक तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है इन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, और इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, दिस फंक्शन ऑफ दिस वेरिएबल्स इक्वल टू 0। ठीक है। इफ देयर आर m फंडामेंटल डायमेंशंस, अब m फंडामेंटल डायमेंशंस हमें कहां से मिलेंगी, जितने भी ये वेरिएबल्स हैं, जितने भी ये वेरिएबल्स हैं इनकी हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं, और उन डायमेंशनल फॉर्मूला में हम देख सकते हैं कि कौन कौन सी टर्म हमारे किसमें m आ रहा है, l है उस टर्म में, t है। ठीक है। तो हमारे पास कितने फंडामेंटल वेरिएबल, अगर तीनों है तो दैट इज m इज इक्वल टू 3, अगर इनमें से कोई एक चीज नहीं है तो दैट इज m इज इक्वल टू 2। ठीक है। क्लियर है। तो इफ देयर आर m फंडामेंटल डायमेंशंस देन अकॉर्डिंग टू बकिंघम पाई थ्योरम इट कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पाई टर्म्स। तो हम इसको पाई टर्म्स हमारी कितनी होंगी, n माइनस m। अगर मेरे पास 6 वेरिएबल्स हैं, m मेरे पास नंबर ऑफ फंडामेंटल टर्म्स उसमें 3 हैं, तो 6 माइनस 3 मेरे पास क्या हो जाएगा 3। ये मेरे पास 3 पाई टर्म्स बनेंगी। तो वो 3 पाई टर्म्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई 1 पाई 2 पाई 3 लिख देता हूँ। So f1 is a function of pi 1 pi 2 pi 3 is equal to 0। तो ये मेरी इक्वेशन होगी C। Each dimensionless pi term, ये सारी pi terms क्या होंगी, dimensionless। Each dimensionless pi term is formed by combining m variables out of total n variables with one of the remaining n minus m variables, that is each pi term contain m plus 1 variable। तो इसको समझ के हमें क्या समझ आता है इस स्टेटमेंट से, स्टेटमेंट से हम क्या समझते हैं कि ये देखो पाई टर्म जो है, जो आप पाई टर्म बनाओगे उसमें क्या होएगा, कितनी टर्म्स होंगी, m प्लस 1, जितनी आपकी फंडामेंटल होंगी प्लस 1, उसमें टोटल इतनी टर्म्स होंगी।
और इसमें जो m तो होगी आपकी फंडामेंटल टर्म्स, प्लस जो एक्स्ट्रा वन होगी, जो रिमेनिंग वेरिएबल बचेगा उसको आप इसके साथ लिखोगे। जब न्यूमेरिकल एक करेंगे, इस पे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तब आपको समझ आ जाएगी चीज। ठीक है, अब ये बस इतना याद रख लो कि पाई टर्म में कितने कितने वेरिएबल्स होंगे, m+1। कि एक पाई टर्म में कितने वेरिएबल्स होंगे, फंडामेंटल टर्म्स +1। अभी सिर्फ इतना याद रख लो यहाँ पे। ठीक है, these m variables which appear repeatedly। अब m वेरिएबल जो हैं, these m variable which appear repeatedly in each pi term are consequently called repeating variables। इनको हम बोलते हैं repeating variables। ठीक है, are chosen from among the variables such that they together involve all the fundamental dimensions and they themselves do not form a dimensionless parameter। तो इनको सिलेक्ट करने के कुछ रूल्स हैं कि जो हमें m जो रिपीटिंग वेरिएबल सिलेक्ट करनी है। ठीक है, m को हमने क्या बोल दिया, रिपीटिंग वेरिएबल्स हैं। ठीक है, उनको सिलेक्ट करने के कुछ फंडामेंटल कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को हम स्टडी करेंगे। ठीक है, उनके बेसिस पे हम सिलेक्ट करेंगे वेरिएबल्स हमारे जो रिपीट करेंगे हर पाई टर्म में। ठीक है, लेट x2 x3 x4 आर द रिपीटिंग वेरिएबल्स। हमने यहाँ पे मान लिया कि जो हमारे x2 x3 x4 है उनको हमने रिपीटिंग वेरिएबल्स मान लिया। तो हमारी पाई टर्म्स क्या हो जाएंगी, पाई वन हम कैसे लिख सकते हैं, रिपीटिंग वेरिएबल तो हर पाई टर्म में सेम रहेंगे, पाई टू पाई थ्री, इसमें x2 x3 x4 ही रहेंगे। साथ में यहाँ पे जो बच गए x1 x5 xn जो भी रिमेनिंग वेरिएबल है, एक एक हम साथ में अटैच करते रहेंगे। तो हमारे पास थ्री वेरिएबल्स हो गए जो रिपीटिंग है, +1 m+1। तो एक पाई टर्म में कितने टोटल वेरिएबल्स होंगे, m+1, m फंडामेंटल +1। ठीक है, तो ऐसे हम पाई टर्म्स को लिख सकते हैं। वेयर ए बी सी डी, जहां पे जो a1 b1 c1 है, a2 b2 c2 है, ये कॉन्स्टेंट्स हैं। इनको हम फाइंड आउट करेंगे बाय इक्वेटिंग दीज इक्वेशंस। इस साइड को, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ इक्वेट करके हम ये टर्म्स a1 b1 c1 a2 b2 c2 फाइंड आउट करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम फाइंड आउट करेंगे पाई वन का फंक्शन, पाई टू का, पाई थ्री का, जो भी हमारे पाई वन पाई टू पाई थ्री होंगे उनके फंक्शंस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, देखो पाई वन फंक्शन हो पाई टू पाई थ्री पाई फोर, ऐसे पाई टू जो है फंक्शन होगा 1 3 4 का। ठीक है, तो हम ऐसे फंक्शंस इनका पाई का फंक्शंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं रूल्स सिलेक्शन ऑफ रिपीटिंग वेरिएबल्स, कि हमें सिलेक्ट कैसे करने हैं रिपीटिंग वेरिएबल्स। फर्स्ट इज m repeating variables must contain jointly all the fundamental dimensions involved in the phenomenon। पहला रूल क्या कहता है, m repeating variables must contain all the fundamental dimensions। जितनी फंडामेंटल डायमेंशंस होंगी उतने ही हमारे क्या होंगे, रिपीटिंग वेरिएबल। पहला रूल, फर्स्ट रूल क्या है रिपीटिंग वेरिएबल सिलेक्ट करने का, कि नंबर ऑफ रिपीटिंग वेरिएबल्स कितने होंगे, जितनी हमारे फंडामेंटल टर्म्स होंगी, इसमें फंडामेंटल डायमेंशंस होंगी। ठीक है, फंडामेंटल डायमेंशन हमारी यूजुअली क्या होती है, एम एल एंड टी। इफ ओनली टू फंडामेंटल डायमेंशंस आर इन्वॉल्वड देन देयर विल बी टू रिपीटिंग वेरिएबल्स, दे मस्ट कंटेन टुगेदर द टू डायमेंशंस इन्वॉल्वड। तो फर्स्ट रूल समझ आया। फर्स्ट रूल क्या कहता है कि जितना हमारे पास m होंगे, नंबर हमारे पास फंडामेंटल डायमेंशंस होंगे, उतने ही हमारे क्या होंगे, रिपीटिंग वेरिएबल्स। ठीक है, सेकंड रूल क्या कहता है कि रिपीटिंग वेरिएबल मस्ट नॉट फॉर्म ए नॉन डायमेंशनल पैरामीटर अमंग देमसेल्फ। जो भी हम रिपीटिंग वेरिएबल सिलेक्ट करेंगे उनमें जो फंडामेंटल टर्म्स हैं वो जीरो नहीं होनी चाहिए सारी, वो नॉन डायमेंशनल नहीं बनना चाहिए। जैसे m0 l0 t0 होगा तो ये हर क्या हो गया, नॉन डायमेंशनल। तीनों की टर्म जीरो हो गई तो ये क्या बन गया, एक तरह से नॉन डायमेंशनल नंबर। जो भी आप वेरिएबल सिलेक्ट करोगे उनकी जो एम एल टी की वैल्यू है वो जीरो नहीं होनी चाहिए सबकी। ठीक है, तो सेकंड रूल आपको समझ आया कि जो रिपीटिंग वेरिएबल्स हैं उनको आपस में मिलके डायमेंशनलेस टर्म नहीं बनानी चाहिए। थर्ड रूल क्या कहता है, एज फार एज पॉसिबल द डिपेंडेंट वेरिएबल शुड नॉट बी सिलेक्टेड एज रिपीटिंग वेरिएबल। हमें डिपेंडेंट वेरिएबल को भी रिपीटिंग वेरिएबल सिलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, फोर्थ रूल क्या कहता है, नो टू रिपीटिंग वेरिएबल शुड हैव द सेम डायमेंशन। एक ये फोर्थ रूल क्या कहता है कि कोई भी दो, अगर हमने तीन सिलेक्ट करे हैं तो उनमें से किसी दो का भी रिपीटिंग फॉर्मूला जो है, जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, वो सेम नहीं होना चाहिए। दिस इज द रूल नंबर 4। तो एक तरह से गेम के रूल है, तो आपको ऐसा याद रखना है ये रूल। फिफ्थ क्या है, द रिपीटिंग वेरिएबल शुड बी चूजन इन सच ए वे दैट वेरिएबल कंटेन्स ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी। हमें सिलेक्ट कैसे करनी है, सबसे पहले हमें सिलेक्ट करना है ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी।
जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स दिए होंगे तो हमें सिलेक्ट करना, सबसे पहले हमें देखना कि कोई ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी वाला जो भी हमारा वेरिएबल है उसको सिलेक्ट करें। उसमें लेंथ हो सकता है, डाया हो सकता है, हाइट हो सकती है, आप इनमें से कोई सिलेक्ट कर सकते हैं। देन सेकंड जो होगा आपका, वो सिलेक्ट करोगे आप फ्लो प्रॉपर्टी के बेस पे। फ्लो प्रॉपर्टी जैसे कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इनमें से सिलेक्ट कर सकते हो। थर्ड जो है आप सिलेक्ट करोगे फ्लूइड प्रॉपर्टी के बेस पे। फ्लूइड प्रॉपर्टी यानी कि उसकी वेट, स्पेसिफिक वेट, डेंसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी, मास, इनके बेसिस पे आप सिलेक्ट कर सकते हो थर्ड वेरिएबल। तो जो आप रिपीटिंग वेरिएबल सिलेक्ट करोगे उसमें जो आप तीन वेरिएबल आपको सिलेक्ट करने हैं, मान लो मेरे को तीन वेरिएबल सिलेक्ट करने हैं 1 2 3, तो फर्स्ट में मुझे क्या करना है, प्रॉपर्टी के बेस पे लेंथ, डायमीटर और हाइट, इनमें से कोई एक सिलेक्ट कर लो। मान लो मैंने लेंथ सिलेक्ट कर ली, ठीक है, फर्स्ट रिपीटिंग वेरिएबल। देन मुझे इसमें से फ्लो प्रॉपर्टी में से सिलेक्ट करना है, सपोज मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ वी, तो मुझे इसमें से कोई सिलेक्ट करना है फ्लूइड प्रॉपर्टी में से, सपोज मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ म्यू। तो ये मेरे तीन रिपीटिंग वेरिएबल मैंने सिलेक्ट कर लिए। अब इनको आपको इनको और क्या क्या देखना, आप सिलेक्ट कर लिए, अब आपको इनका डायमेंशनल फार्मूलाज देखने हैं। लेंथ का एल हो गया, वेलोसिटी का एल टी माइनस वन हो गया, काइनेमेटिक विस्कोसिटी का, डायनेमिक विस्कोसिटी का आप देख लो फॉर्मूला क्या होता है, एम एल माइनस वन टी माइनस वन। तो यहाँ पे आप इनको देखो कि इनको आपस में मिलकर कोई डायमेंशनलेस क्वांटिटी नहीं बनानी चाहिए, ठीक है। एक तो आपको ये देखना है, और ये देखना है किसी दो का डायमेंशनल फार्मूला सेम नहीं होना चाहिए। इसमें जो आप सिलेक्ट कर रहे हो, आपका कोई रिपीटिंग वेरिएबल जो है वो आप इसको सिलेक्ट नहीं करोगे जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। कितने वेरिएबल आपको सिलेक्ट करने, जितने आपकी फंडामेंटल टर्म्स है। क्लियर है पांचों के पांच रूल? हाँ जी, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो अभी बता दो, क्योंकि यहाँ तक अगर आपको समझ आ गया फिर आपको प्रॉब्लम समझने में दिक्कत नहीं आएगी। अगर कुछ समझ नहीं आया तो भी पूछ लो। So the choice of repeating variables in most of the fluid mechanics problems may be, तो आप जनरली एल वी रो, डी वी रो, एल वी म्यू, डी वी म्यू, आप ये जनरली सिलेक्ट कर सकते हो। जितनी भी आपकी फ्लूइड फ्लो प्रॉब्लम्स हैं फ्लूइड मैकेनिक्स की, उनमें जनरली ये हमारे रिपीटिंग वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। तो ये मतलब आपको अगर सिलेक्ट करना है तो जनरली आप इनको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपस में ना तो ये कोई डायमेंशनलेस क्वांटिटी बनाएंगे और ना ही इनमें से किसी दो का जो है डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएंगी सारा, ठीक है। आपको सारी जो हमने पीछे डिस्कशन करी है बकिंघम पाई थ्योरम की, आपको इस एग्जांपल से क्लियर हो जाएगी। Let's suppose the resistance R experienced by a partially submerged body depends upon the velocity V, length of the body L, viscosity of the fluid mu, and density of fluid rho, and gravitational acceleration G. Obtained a dimensionless expression for R. पहले तो प्रॉब्लम को समझो क्या है कि हमें कोई रेजिस्टेंस फोर्स है R, ठीक है, एक्सपीरियंस बाय ए पार्शली सबमर्ज्ड बॉडी, डिपेंड्स, आर जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है, किस किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे, लेंथ पे, विस्कोसिटी पे, डेंसिटी पे, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सेलरेशन जी पे, ठीक है। क्लियर है? आर हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो डिपेंड कौन कौन से पैरा वेरिएबल्स पे कर रहा है वो हमें दिए हुए हैं, ठीक है। हमें एक एक्सप्रेशन बनाना, डायमेंशनलेस एक्सप्रेशन फॉर आर, ठीक है। स्टेप वन हमें क्या करना है, फर्स्ट आर इज द फंक्शन ऑफ, किस किस का फंक्शन है, वेलोसिटी, लेंथ, वेलोसिटी, लेंथ, विस्कोसिटी, डेंसिटी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो ये हमारे पांच वेरिएबल्स हैं और ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हम लिख सकते हैं मैथमेटिकली आर इज अ फंक्शन ऑफ वी एल म्यू रो जी, हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं इस एक्सप्रेशन से कि आर जो हमारा दैट इज फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, लेंथ, म्यू, रो एंड जी। और अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं F1, तो ये सारे हमारे वेरिएबल्स हैं आर वी एल म्यू रो जी, क्योंकि ये वेरी होंगे तो आर वेरी होगा, तो इसका मतलब F1 वेरीज विद
फंक्शन जो हमारा वेरी कर रहा है आर वी एल म्यू रो जी से, दिस इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं यहाँ पे, ये हमारे टोटल नंबर ऑफ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों को मिला के बताते हैं हम। टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हो गए हमारे पास, 6। अब हमें क्या चाहिए, एम। एम क्या होता है, एम हमारी कितनी फंडामेंटल टर्म्स है इसमें, इन फॉर्म ऑफ एम एल टी। एम इज ऑब्टेन्ड बाय राइटिंग डायमेंशंस ऑफ ईच वेरिएबल। तो हम हर वेरिएबल की डायमेंशन आर, आर क्या एक तरह से रेजिस्टेंस फोर्स, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, एम एल टी माइनस टू। ये मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को डायमेंशनल फार्मूलाज करवाए थे, तो एक बार उसको दोबारा देख लो अगर नहीं समझ आया तो, ठीक है। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, एम एल टी माइनस टू, ठीक है। ये आप याद रख लो, इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है ये बहुत बार, ठीक है। तो फोर्स का जो डायमेंशनल फार्मूला दैट इज एम एल टी माइनस टू। वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या हो गया, एल टी माइनस वन, ठीक है। विस्कोसिटी का एम एल माइनस वन टी माइनस वन, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। उसके बाद डेंसिटी एम एल माइनस थ्री, एम एल टू द पावर माइनस थ्री। जी का एल टी माइनस टू, जी इज एक्सेलरेशन, एल टी माइनस टू। तो ये आपको क्लियर है, यहां तक क्लियर है। हमने क्या किया, हमने देखा कि कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है, हमने उसको फंक्शन की फॉर्म में लिख लिया। टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमें पता है कितने हैं, 6 हो गए। एम हमने, हमें एम चाहिए तो एम के लिए हम क्या करेंगे, जितनी भी हमारे वेरिएबल्स हैं हमने उनके क्या लिख लिए, डायमेंशनल फार्मूलाज लिख लिए। अब इसमें कौन कौन सी फंडामेंटल टर्म्स है, एम आ रहा है और क्या आ रहा है, एल भी है टी भी है, तो तीनों हमारे पास हैं, एम एल और टी। तो इसमें एम की कितना हो गया फिर हमारा 3, में फंडामेंटल टर्म्स कितनी है, 3, एम एल टी, ठीक है। तो हमारा एम क्या हो गया यहाँ पे 3, ठीक है। अब नंबर ऑफ पाई डायमेंशनलेस पाई टर्म्स कितनी होगी, एन माइनस एम। नंबर ऑफ डायमेंशनलेस पाई टर्म्स कितनी होगी, एन माइनस एम, 6 माइनस थ्री, 3। उसके बाद 3 पाई टर्म्स को हमने नाम दे दिया पाई 1, पाई 2, पाई 3, ठीक है। तो F1 हम कह सकते हैं, उसमें कौन कौन सी टर्म है, पाई 1, पाई 2, पाई 3, फंक्शन ऑफ पाई 1, पाई 2, पाई 3 इज इक्वल टू 0। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब सिलेक्ट रिपीटिंग वेरिएबल्स, सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, रिपीटिंग वेरिएबल सिलेक्ट करना है। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, हमने देखा कि हमें कितनी पाई टर्म्स चाहिए, ठीक है। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, सिलेक्ट द रिपीटिंग वेरिएबल्स। आउट ऑफ 6 वेरिएबल्स 3 वेरिएबल्स आर टू बी सिलेक्टेड एज रिपीटिंग वेरिएबल। 3 क्यों सिलेक्ट किया हमने रिपीटिंग वेरिएबल, बिकॉज हमारा एम क्या था, फंडामेंटल टर्म्स कितनी थी, 3। तो इसलिए अब हमें इनमें से कोई 3 को जो है सिलेक्ट करना एज ए रिपीटिंग वेरिएबल्स। तो सिलेक्ट करने का रूल मैंने आपको बताया था, एक फर्स्ट रूल क्या था, फर्स्ट रूल क्या कहता है कि रिपीटिंग वेरिएबल जो है वो आपका क्या होना चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो आर तो बाहर हो गया हमारा पहले कि डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेकंड रूल कहता था कि आप सिलेक्ट करो, उसके बाद आपको सिलेक्ट ऐसी करनी है टर्म। चलो मैं एक सीधा रूल पे आता हूँ कि ऐसी सिलेक्ट करनी है हमें, पहले 1 2 3, कि हमें लेंथ उसकी प्रॉपर्टी, ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी के बेस पे। तो ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी के बेस पे मुझे कौन सा वेरिएबल दिख रहा है यहाँ पे, लेंथ। तो सबसे पहला वेरिएबल मैं क्या सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेंथ। और मुझे सेकंड वेरिएबल क्या सिलेक्ट करना है, बेस्ड ऑन फ्लूइड प्रॉपर्टी। तो फ्लूइड प्रॉपर्टी मतलब वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, या तो मैं v सिलेक्ट कर सकता हूँ या g भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे v सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, एल वी। देन उसके बाद मुझे और क्या सिलेक्ट करना है, बेस्ड ऑन फ्लूइड प्रॉपर्टी। फ्लूइड प्रॉपर्टी के बेस पे इन दोनों में से मैं कोई एक सिलेक्ट कर सकता हूँ, म्यू या फिर रो, इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर सकता हूँ। आउट ऑफ 5 वेरिएबल्स 1 वेरिएबल शुड बी ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी, सेकंड शुड बी फ्लो प्रॉपर्टी एंड थर्ड शुड हैव फ्लूइड प्रॉपर्टी। तो हमें इस हिसाब से सिलेक्ट करने हैं रिपीटिंग वेरिएबल्स। These requirements are met by selecting LV row as repeating variables. हम LV और रो एज ए रिपीटिंग वेरिएबल्स ले लेते हैं, ठीक है। अगर हम LV और रो को रिपीटिंग वेरिएबल ले लेते हैं तो हम पाई टर्म्स लिख सकते हैं। अब इनका देख लो, LV रो के जो आप डायमेंशनल फॉर्मूलाज देख लो, एल टी माइनस वन, एम एल टू द पावर माइनस थ्री। तो यहाँ पे आप देखो, अगर इन तीनों को कंबाइन करोगे तो इनका एक तो डायमेंशनलेस नहीं बनेगी ये टर्म्स, कोई दो का डायमेंशनल फॉर्मूला मैच नहीं कर रहा है, तो इसलिए आपके ये तीनों वेरिएबल सिलेक्ट किए आपने, वो रूल्स के अकॉर्डिंग करेक्ट है। Hence, three fundamental dimensions exist, LV and rho, and no dimensionless group is formed by them.
ठीक है। ईच पाई टर्म, अब पाई टर्म में कितने वेरिएबल्स होंगे, m+1, तो अब पाई 1 एल वी रो हम रिपीटिंग वेरिएबल्स ले रहे हैं, ठीक है, उसके साथ एक हमने वेरिएबल लगा देना जो बच गया आर, पहले के साथ हमने लगा दिया आर, सेम रिपीटिंग वेरिएबल्स पाई 2 में एल वी रो, और इसके साथ हमने एक जो टर्म बची है म्यू लगा दिया, सेम रिपीटिंग वेरिएबल, जो नेक्स्ट हमारी टर्म बची है दैट इज जी, नेक्स्ट वेरिएबल जो हमारा बचा वो लगा दिया, या आप इसके साथ जी लगा दो, इसको म्यू को नीचे कर दो, वो आपकी मर्जी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो ऊपर आ जाएंगे टर्म्स एल टू द पावर A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C, तो आपको ऐसे लिखनी है अपनी पाई टर्म्स, आप आर को यहाँ लिख दो, उसमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, आप म्यू को ऊपर कर दो, ठीक है, आप इन टर्म्स को जो आप बची इनको रिप्लेस कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपके पास टर्म्स होगी पाई 1 पाई 2 पाई 3। ईच पाई टर्म इज सॉल्व बाय प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी, अब हमें इन पाई टर्म्स को सॉल्व करना है बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी। तो पाई 1 हमारे पास ये टर्म है, अब हम इनके डायमेंशनल फॉर्मूलाज लिख देते हैं, एल, एल को हम कैपिटल एल में लिख देते हैं, लेंथ है तो एल ए टू द पावर A1, इधर वेलोसिटी एल टी -1 टू द पावर B1, ठीक है, इधर एम एल टू द पावर -3 टू द पावर C1, और आर क्या है, एक तरह से रेजिस्टिंग फोर्स, तो फोर्स का क्या फॉर्मूला है MLT-2। यहाँ पे इस साइड पे हमारी पाई 1 क्या, हमने इसको क्या कहा, डायमेंशनलेस टर्म, पाई डायमेंशनलेस टर्म्स है, तो इसकी फॉर्मूला क्या होगा M0L0T0, यही कहता है बकिंगम कि हमने डायमेंशनलेस पाई टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया इनको, तो डायमेंशनलेस है तो मतलब M0L0T0। अब क्या करेंगे, हम दोनों तरफ जो है ML और T की पावर्स को जो है हम इक्वेट कर देंगे, equate the powers of MLT on the right and left hand side of the equation। तो अब अगर हम MLT की पावर्स को इक्वेट करते हैं, तो यहाँ से सबसे पहले M को इक्वेट करो, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, M का देखो यहाँ पे M दो जगह पे आ रहा है, M टू द पावर C1, और यहाँ पे क्या आ रहा है M टू द पावर 1, तो C1 तो यहाँ पे 1 है, C1 + 1 विल बी इक्वल टू 0, यही इक्वेशन यहाँ पे लिखी है, C1 + 1 विल बी इक्वल टू 0, यहाँ पे m टू द पावर C1, यहाँ पे 1 है, C1 + 1, इधर 0 है तो C1 + 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से C1 क्या आ जाएगा, विल बी इक्वल टू -1, तो C1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। ऐसे ही इक्वेट फॉर L, L के लिए यहाँ पे कितना है A1, यहाँ पे A1 + B1 प्लस -3, A1 + B1 -3 + 1, -3 C1 + 1, ये आपके पास आ गई टर्म L के लिए। तो इसमें इसको आप सॉल्व कर लो, C1 की वैल्यू पुट कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। अब T के लिए इक्वेट करो, तो वहाँ से आपके पास आ जाएगा -B1 -2 इक्वल टू 0, यहाँ से आपके पास B2 आ जाएगा, C1 है, B1 आ जाएगा, यहाँ पुट करो, तो आप यहाँ से A1 फाइंड आउट कर लो। तो आपके पास यहाँ से जो है इन इक्वेशंस को, तीन इक्वेशंस है, तीन अननोन्स है, तो आप यहाँ से सॉल्व करके फाइंड आउट कर सकते हो A1 B1 C1। अब इन A1 B1 C1 को पुट करो इस पाई टर्म में, जो पाई 1 है इसमें A1 B1 C1 की जो वैल्यूज आ रही हैं, अब वो पुट कर दो यहाँ पे पाई 1 की, यहाँ वैल्यूज पुट कर दो, तो आपका पाई 1 क्या हो जाएगा, L टू द पावर -2 V टू द पावर -2 रो टू द पावर -1 R, तो ये आपका टर्म है माइनस वाले, इनको नीचे ले आओ, तो पाई 1 क्या हो जाएगा आपका R/L² V² रो, इसको बोल दो इक्वेशन 5, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है सबको, किसी को कोई दिक्कत हो यहाँ तक? नो सर। तो उसके बाद नेक्स्ट पाई 2 टर्म, सेम इसी पैटर्न पे हमें पाई 2 टर्म बनानी है। पाई 2 के लिए हमें पता था L टू द पावर A2 V टू द पावर B2 रो टू द पावर C2, साथ में म्यू था, तो सेम वैसे ही आप डायमेंशनल फॉर्मूलाज लिख दो टर्म्स के, ठीक है, और यहाँ पे आप क्या करो, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की MLT की पावर्स को इक्वेट कर दो, सेम यहाँ पे पाई 2 में किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास C2 B2 और A2 की वैल्यू आ जाएगी, तो ये आ जाएगी आपके पास वैल्यूज, और फिर इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दो, A2 B2 और C2 की वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दो, तो आपके पास पाई 2 टर्म आ जाएगी μ/LV, ठीक है। सिमिलरली
पाई 3 के लिए आपको करना है, पाई 3 की डायमेंशनलेस टर्म क्या है, पाई 3 एल ए टू द पावर 3 वी बी टू द पावर 3 रो टू द पावर C3 साथ में था जी। तो अब इसमें आप सेम इनके डायमेंशनल फार्मूलाज, देन इक्वेट दी पावर्स ऑफ एल एम एंड टी, तो उनको इक्वेट करोगे तो आपके पास जो है A3 B3 और C3 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इनको सब सब्स्टिट्यूट कर दो वहां पे पाई 3 में इन वैल्यूज को, तो आपके पास पाई 3 की वैल्यू आ जाएगी एल जी अपॉन वी स्क्वायर। अब इन सबको जो है पाई 1 पाई 2 पाई 3 को हमने किसमें इक्वेशन 3 में पुट करना है। इक्वेशन 3 हमने जो लिखी थी, फंक्शन ऑफ पाई 1 पाई 2 पाई 3 इज अ फंक्शन ऑफ पाई 1 पाई 2 पाई 3 इक्वल टू 0। हमने देखा था पाई 1 पाई 2 पाई 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो फंक्शन f1 r ओवर एल स्क्र वी स्क्र रो म्यू ओवर एल वी रो एल जी अपॉन वी स्क्र इक्वल टू 0। हमने सारी यहाँ पे पाई 1 पाई 2 पाई 3 की टर्म यहाँ पे लिख दी जो हमने फाइंड आउट करी। देन हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, r इज इक्वल टू एल स्क्र वी स्क्र ओवर रो इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ म्यू ओवर एल वी रो एल जी अपॉन वी स्क्र। ठीक है, अब इनको हम जितनी भी डायमेंशनलेस टर्म्स हैं इनका हम इन्वर्स लिख के इनका स्क्वायर रूट भी कर सकते हैं, इनको इन्वर्स भी कर सकते हैं, तो उसमें कोई डायमेंशनलेस टर्म में चेंज नहीं आएगा। ठीक है, the above steps have been made on postulate that reciprocal of pi term and its square root is non dimensional। तो हम इनका रेसिप्रोकल ले लें पाई टर्म्स का, इनका स्क्वायर रूट ले लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि इनको इसका रेसिप्रोकल ले लिया, इसका रेसिप्रोकल लेके उसका स्क्वायर रूट कर दिया, ताकि इनको हम थोड़ा अरेंज करके डायमेंशनलेस टर्म्स बना सके। ये अभी आगे आएंगे कि वी अपॉन रूट एल जी क्या बनेगा, रो वी एल अपॉन म्यू आपको पता है कि ये रेनॉल्ड नंबर बन रहा है, ये टर्म क्या बन रही है ये आपको अभी आगे पता चलेगा जब हम डायमेंशनलेस नंबर करेंगे डिस्कस। ठीक है, तो ऐसे आप लोग इक्वेशंस बना सकते हो, रिलेशंस के लिए ऐसे आप लोग एक्सप्रेशन ड्राइव कर सकते हो। ठीक है, कई बार यहाँ पे आपको किसी इक्वेशन आपको ऑलरेडी दी होगी, उसमें कोई कांस्टेंट लगा होगा, मान लो कहीं पे कोई 2 कांस्टेंट दे दिया साथ में, तो उस कांस्टेंट को आप नहीं भी आएगा हमारी इस इक्वेशन में, तो उसको कांस्टेंट को हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि वो जो कांस्टेंट है वो आते हैं हमारे पास एक्सपेरिमेंटल डेटा से, रिग्रेशन एनालिसिस से। ठीक है, एक्चुअल में जो इक्वेशन आपकी बनती है पाई 1 इज इक्वल टू लैम्डा, जो फाइनल इक्वेशन बनती है विल बी इक्वल टू लैम्डा पाई 2 पाई 3। ठीक है, पाई 2 पाई 3, यहाँ पे इसकी पावर a1 a इसकी पावर b। ये हम इक्वेशंस को सेटिस्फाई करवाते हैं बाय हिट एंड ट्रायल और रिग्रेशन मेथड से। ठीक है, एक्सपेरिमेंट से जो हमारे पास रिजल्ट आते हैं पाई 1 के पाई 2 के पाई 3 के, तो वो हम पुट करके यहाँ से रिग्रेशन एनालिसिस से लैम्डा a और b फाइंड आउट करते हैं, तब आपकी ये जो है एक फाइनल इक्वेशन बनती है। तो वहाँ पे कांस्टेंट ये टर्म 2 ऐसे कई बार दी होती है, तो इसको हम एक्सप्रेशन में इग्नोर करते हैं। अगर आपको दी होगी कि आपको ड्राइव करना है ये एक्सप्रेशन, उसमें एक्सप्रेशन में 2 टर्म दे दी है, तो आप उस कांस्टेंट टर्म को इग्नोर करके बाकी का एक्सप्रेशन लिख दोगे। ठीक है, सिमिलरली एक प्रॉब्लम और देख लेते हैं फटाफट। तो इसमें क्या है, देखो प्रेशर डिफरेंस डेल्टा पी है, इसको देख लो। आपको क्या करना है, द प्रेशर डिफरेंस डेल्टा पी in a pipe of diameter d and length L due to viscous flow depends on the velocity v, viscosity mu and density rho. Using Buckingham pi theorem, obtain an expression for delta p। ठीक है, डेल्टा पी है प्रेशर डिफरेंस, हमें फाइंड के लिए एक्सप्रेशन ड्राइव करना है। ठीक है, और ये बताया कि किस किस पे डिपेंड कर रहा है, डायल लेंथ विस्कोसिटी विस्कस फ्लो डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी एंड विस्कोसिटी, इन पे डिपेंड कर रहा है डेंसिटी रो। तब हमें पता है डेल्टा पी किसका फंक्शन है, डी एल वी म्यू रो। ठीक है, इनका फंक्शन है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा पी इज अ फंक्शन ऑफ दीज वेरिएबल्स। तो हम इसको लिख सकते हैं F1 जो फंक्शन है उसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल इतने हैं, दैट इज इक्वल टू 0। तो टोटल वेरिएबल कितने हो गए 6। फंडामेंटल टर्म्स अगर इनके आप डायमेंशनल फार्मूला लिख लोगे तो उसके आपके पास फंडामेंटल टर्म्स कितनी आएंगी 3। अगर इनके डायमेंशनल फार्मूला लिख लोगे MLT की फॉर्म में, हर एक पैरामीटर को लिख लोगे तो उसमें सिर्फ आपकी 3 टर्म ही आएंगी MLT। ठीक है, नंबर ऑफ पाई टर्म्स कितनी होगी 6 माइनस 3 3। उसके बाद आप पाई 1 पाई 2 पाई 3 लिखोगे, फंक्शन पाई 1 पाई 2 पाई 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कितने वेरिएबल्स होंगे m+1, हर एक पाई टर्म में 4 वेरिएबल्स होंगे m+1। तो आपको 4 रिपीटिंग
आउट ऑफ 4 वेरिएबल्स 3 आर द रिपीटिंग, आपको 3 तो आपके रिपीटिंग वेरिएबल्स होंगे, बिकॉज रिपीटिंग वेरिएबल आपके इक्वल टू फंडामेंटल वेरिएबल डायमेंशंस के होंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे चूज कर लिया डी वी म्यू एज रिपीटिंग वेरिएबल्स। ठीक है, एक ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी और एक आपकी फ्लो प्रॉपर्टी और एक आपकी फ्लूइड प्रॉपर्टी। अब आपको ये चेक कर लेना है कि ये आपस में मिलकर इनको कोई डायमेंशनलेस नंबर नहीं बनाना चाहिए, और आपको चेक कर लेना है किसी दो का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपको रूल्स के अकॉर्डिंगली आपको चेक कर लेना। देन पाई टर्म्स क्या होंगी आपकी, पाई वन होगी डी वी म्यू आपके अब रिपीटिंग वेरिएबल है, तो इनकी पावर ए वन बी वन सी वन, पाई टू ए टू बी टू सी टू कर दो, पाई थ्री में ए थ्री बी थ्री सी थ्री कर दो पावर, साथ में इनके जो वेरिएबल्स हमारे बच गए हैं वो आप अटैच कर दो। डेल्टा पी एल बच गया था और रो बच गया हमारे पास, ये हमने साथ में लगा दिए। अब आप पाई टर्म्स आपके पास पाई वन ये हो गई, अब यहाँ पे इनके डायमेंशनल फार्मूला लिख दिए, इनकी एम की पावर्स को इक्वेट कर दो। ठीक है, सेम जैसे उसमें किया सेम आप इसमें भी करो। ठीक है, तो आपके पास पाई वन के लिए एक्सप्रेशन आ जाएगा डी डेल्टा पी अपॉन म्यू वी। ऐसे ही पाई टू के लिए करो, पाई टू के लिए आप करो इसको सॉल्व, एम एल टी की टर्म में लेके आओ इसको, फिर इसको पावर्स को इक्वेट कर दो एम एल टी की, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगा पाई टू एल बाई डी आ गया। ऐसे ही थर्ड टर्म जो आपके पास आ गई है इसको सेम पैटर्न पे सॉल्व करो, तो आपके पास ये बन जाएगा रो डी वी अपॉन म्यू। ठीक है, तो अब आप इनको लिख लो, एफ वन इज पाई वन, पाई टू पाई थ्री की फॉर्म में इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से हम कह सकते हैं डी डेल्टा पी अपॉन म्यू वी इक्वल टू फंक्शन ऑफ एल बाई डी रो डी वी अपॉन म्यू। तो यहाँ से आप इसको ऐसे लिख सकते हो, म्यू वी अपॉन डी साइड ले आए, तो डेल्टा पी इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ एल बाई डी। एक हमें ये पता चलता है कि डेल्टा पी इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ एल बाई डी। ये हमारा क्या आ गया, रिनोल्ड नंबर, ये क्या बन गया, रिनोल्ड नंबर। ठीक है, इसको हम बाहर ले आ सकते हैं, लीनियर टर्म में कांस्टेंट टर्म में एल बाई डी को बाहर ले आए, तो हमारे पास क्या बन गया, रो वी अपॉन डी मल्टीप्लाई बाई एल बाई डी इज अ फंक्शन ऑफ रिनोल्ड नंबर। तो यहाँ पे हम एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर डिफरेंस क्या होता है, एच एफ प्रेशर है डेल्टा पी अपॉन रो जी। ठीक है, तो यहाँ पे आप डेल्टा पी का आपने एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया, उसको पुट कर दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, हेड एच एफ हेड डिफरेंस के लिए म्यू वी एल अपॉन डब्ल्यू डी स्क्वायर फंक्शन ऑफ रिनोल्ड नंबर। तो बहुत ईजी है, एक बार आप करोगे इसको तो आपको समझ आ जाएगा।